बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। और कल इमरान ख़ान का जो इंटरव्यू था कामरान ख़ान साहब के साथ, उसके बाद एक बात सामने आई जिस पे इमरान ख़ान ने कहा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको उस वक्त तक एक्सटेंशन दी जाए। ये तजवीज़ उन्होंने रखी कि जब तक इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद जो नई मुंतखब हुकूमत आए वो नया आर्मी चीफ़ तैनात कर ले। और उस पर वो दलील ये दे रहे हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है ये 85 मेंबर इनके पास हैं और इसलिए इनके पास मैंडेट नहीं है। कुछ जो खिदमात हैं वो मैं गोश गुजार करूँगा आपसे। और पिछले 5 महीने में इमरान ख़ान की जो पॉपुलैरिटी है उसका जो बहुत ज़्यादा ढंढोरा है, इसकी हकीकत क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब ज़रा हम आ जाते हैं ये जो 85 मेंबरान वाली बात है। कौमी असम्बली में कुल जो नशिस्तें हैं वो 342 हैं। इनमें मुंतखब लोग हैं और फिर उसके साथ जो ख़वातीन हैं रिज़र्व सीट्स पे और माइनॉरिटी और बाकी जो एक पूरी कॉम्पोजिशन है वो 342 अरकान की बनती है। 172 जो है वो इसका हाफ़ बन जाता है, यानी मेजॉरिटी आ जाती है आपके पास। 171 इसका हाफ़, और अगर आप 172 लोग आपके पास हैं तो आप फिर अक्सरियत में आ जाते हैं। इसको सादा अक्सरियत बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए तो उन्हें 174 वोट पड़े। 174 वोट जो थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, MQM और दीगर जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं उनके वोट थे। और इसी तरह जो सादा अक्सरियत है, जो शख्स भी ऐवान में हासिल कर लेता है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, और उसके मुकाबले में जो शख्स सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाता वो फिर अपोजिशन लीडर ऑब्वियसली बन जाता है। अब मामला ये है कि ये जो 85 का फिगर इस्तेमाल किया जाता है और उसके मुकाबले में कहा जाता है कि PTI के पास 150 नशिस्तें हैं, लेकिन PTI के पास भी सादा अक्सरियत नहीं थी। PTI भी MQM को साथ मिला के, बाप पार्टी को साथ मिला के, दीगर इत्तेहादियों को साथ मिला के इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी गुफ्तगू है जिसके बलबूते पे अवाम के सामने ये दलील रखने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 85 मेंबरान वाली नून लीग है इसका वज़ीर-ए-आज़म है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, और लिहाजा ये जो आने वाली तकर्रियाँ हैं बशमूल आर्मी चीफ़ का तकर्रुर तैनाती है और दीगर आम तैनातियाँ जो हैं वो ये नहीं कर सकते। ये अब दलील पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लोगों के सामने रख रही है। मेरी नज़र में ये टोटल बेबुनियाद दलील है और ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी तरह की एक टोपी है जो माजी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अमरीकी साजिश के नाम पर अवाम को पहनाई, अवाम की नफ्सियात के साथ बेहतरीन अंदाज में खेला और अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हुए। अब इन पिछले 5-6 महीनों में अगर कुछ आप लफ्ज़ देखें और इमरान ख़ान की और उनकी जमात की जानिब से, और उसके बाद फिर पीछे मुड़ की एक स्ट्रेटजी देखें। पीछे मुड़ से मुराद मेरा ये है कि यू टर्न जो है वो उमूमी तौर पे एक लफ्ज़ मंसूब किया जाता है, लेकिन आई रिमेंबर कि जब हम स्काउटिंग किया करते थे या परेड वगैरह करते थे स्कूल कॉलेज के ज़माने में, तो उसके बाद ये होता था कि अबाउट टर्न कहा जाता था, पीछे मुड़। तो अब ये है कि पीछे मुड़ने का जो सिलसिला है वो बहुत से मामलों में इमरान ख़ान की जो एक पॉपुलैरिटी की वेव है उसकी निस्बत वो लोग इमरान ख़ान के साथ ज़्यादा आए यकीनी तौर पर जब वो हुकूमत में थे, और उनकी मुआशी कारकर्दगी की वजह से लोगों की जो हालत पतली हुई, लोग इमरान ख़ान से बददिल हो चुके थे। लेकिन जब साजिश का बयानिया आवाम के सामने रखा गया और जब हर एक इंसान को ये कहा गया कि क्या आप कोई ग़ुलाम हैं, जिस बात को कोई भी कबूल नहीं करता, और फिर उसके बाद एक ख़त का जिक्र किया गया, वो ख़त लहराया गया, तो वो चीज़ें इमरान ख़ान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई और लोगों ने इमरान ख़ान का साथ दिया। अब जो पीछे मुड़ स्ट्रेटजी है उसमें जब ये तहरीक अदम एतमाद से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर जो लोग थे उनकी जो मुलाकातें होती थी अमेरिकन यहाँ पे जो मंदूब थे उनके साथ, तो उसको गद्दारी से जोड़ा जाता था। इसी तरह ये इल्ज़ाम लगाया गया कि PTI के कुछ MNAs जाके मिले जो अमरीकी साजिश का हिस्सा बने, जिनमें राजा रियाज का नाम भी लिया गया, नूर आलम ख़ान का नाम भी लिया गया, 20-22 लोगों के नाम लिए गए और ये भी गद्दार हैं। हालांकि उन लोगों के बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज तक ना कोई तस्वीर दिखा सकी, ना कोई सबूत दे सकी। और अगर किसी फाजिल MNA का, मेंबर नेशनल असम्बली का या सेनेटर का या किसी भी लेजिस्लेटिव मेंबर का किसी अमरीकी
سفارتی عہدیدار سے ملنا یا سفارتکار سے ملنا وہ غداری ہے، پھر تو بڑی اچنبے کی بات ہے. پھر تو عمران خان صاحب بھی آنریبل MNA ہیں ابھی بھی، اور وہ جو خاتون آئی ہیں رابن رافیل، ان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتی؟ اب وہ جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود ٹائم لیا اور ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق بھی تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سراسر ایک سیاسی گیم ہو رہی ہے. اس کی مثال ایسی ہے، اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کریں تو ڈسکو ڈانس اور ہم کریں تو مجرا. یہ صرف سیاسی معاملہ ہے. اب یہ غداری والا ایلیمنٹ دیکھیں ذرا، جن لوگوں پہ الزام لگا وہ یہاں پہ کراس کیسے ہوتا ہے، امریکی سازش کی یہاں پہ نفی کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سول سپرمیسی کی یہاں پہ بات ہوتی رہی، میرٹ کی بات ہوتی رہی، کل والی سٹیٹمنٹ کے بعد آپ دیکھیں اس کی نفی کیسے ہوتی ہے. صرف اور صرف اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ لائم لائٹ میں رہیں. کل ایک پہلے بات کی گئی جی عمران خان کو قتل کروانے کی سازش ہو رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں. اس پہ تو میں نے بڑا اسٹریٹ اوے کہا کہ اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہے، 2 حکومتیں آپ کی موجود ہیں، ان کو دیں. وہ ہائی کورٹس کے ذریعے اس پہ جوڈیشل انکوائری کروا سکتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب کل ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا میں خود چل کے جانے کو تیار ہوں عمران خان کے پاس، 3-4 اور وزراء لے کے جا سکتا ہوں، وہ ثبوت فراہم کریں، ہم اس پہ جوڈیشل انکوائری انیشیٹ کریں گے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بات کو بہت اچھے انداز میں سمجھ لیا ہے کہ عوام کو ٹوپی کیسے پہنائی جاتی ہے، عوام کو اپنے پیچھے کیسے لگایا جاتا ہے. اس کے لیے امریکی سازش کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں غلامی قبول نہیں یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ کسی ایمبیسڈر سے ملیں تو وہ غدار ہیں، اس کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ سول سپرمیسی بڑی ضروری ہے، اس کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم وزیر اعظم تھے تو ہم بے اختیار تھے. بھئی آپ بے اختیار تھے تو وزیر اعظم کیوں رہے؟ سو یہ سیاسی منجن بیچا جا رہا ہے. بہرحال آخری بات یہ ہے، اور جو بڑی افسوسناک بات ہے، جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی حالت بڑی پتلی ہے اور سندھ میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں. ابھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے $20 ارب، کوئی کہتا ہے $30 ارب. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پانی اتر نہیں جاتا، ایکچوئل اینڈ فیکچوئل رپورٹس نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہم تخمینہ نہیں لگا سکتے. اس وقت جو ملک کا سیاسی ماحول ہے، اس میں سیلاب متاثرین کی بحالی بہت بڑا سوال ہے. ان لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے. ویسا ہی نیشنل ایکشن پلان بننا چاہیے جیسا ہم نے APS کے سانحے کے بعد دیکھا تھا. ایک ایکشن پلان ایسا بنے کہ جس میں سیلاب متاثرین خواہ وہ کسی بھی صوبے کے ہیں، ان کی بحالی کے لیے سب کا اتفاق رائے ہو. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.